Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds who want to excel in their respective fields. Today we are going to study the poem Dust of Snow written by Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. He was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, US. He died on January 29th, 1963 in Boston in the US. His occupation was he was a poet and a playwright. He is known for his realistic depictions of rural life in New England. His notable works are A Boy's Will, North of Boston, and New Hampshire. He has won the Pulitzer Prize for Poetry and the Congressional Gold Medal. Through this poem, the poet wants to tell us that there are many ups and downs in life. हमारी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं and small insignificant things are reason enough to uplift our mood. छोटी छोटी बातें होती हैं जब लाइफ में वो होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है. Next he says that nature is a permanent source of joy. It helps to uplift our mood, provides a healing touch and relieves sadness and depression. नेक्स्ट वो बोलता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनमें नेचर जो है एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. ये हमारे मूड को परमानेंटली जॉय में कन्वर्ट कर देता है. हम बहुत खुश हो जाते हैं जिससे हमारी जो आत्मा है वो हील होती है. जब आत्मा हील होती है तो ऑटोमेटिकली वी नो लॉन्गर रिमेन सैड एंड डिप्रेस्ड. हमारी डिप्रेशन जो है वो गायब हो जाता है. एंड लास्ट मैसेज दैट ही गिव्स इज one must always be optimistic in life and never lose faith. ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें आप फेस करते हो, you should never lose hope. You should never give up. You should always remain optimistic. जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखने हैं कि इस चैप्टर में 3 सिम्बल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. These symbols are very very important. जो लोगों की सोच है कि ये अपशगुन है, ये इस पोएम में बताते हैं कि जो अपशगुन होता है उसकी भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है, उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है. नाउ द फर्स्ट सिंबल इज़ द सिंबल ऑफ द क्रो. क्रो को अक्सर अ बर्ड ऑफ इल फॉर्च्यून माना जाता है. माना जाता है कि जब क्रो आता है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट. देन नेक्स्ट सिंबल इज़ द हेमलॉक ट्री. जो हेमलॉक ट्री है उसको एक पॉइजनस ट्री का दर्जा दिया गया है. उसकी जो सीड्स है वो बहुत पॉइजनस हैं. एंड द थर्ड सिंबल इज स्नो. स्नो जो होता है वो लाइफ में हार्डशिप्स का प्रतीक होता है. जब हम कोल्डनेस की बात करते हैं, जब हम स्नो आइस की बात करते हैं तो दीज ऑल सिम्बलाइज द डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ, राइट. अब इस पोएम में क्या होता है, अगर इस पोएम को देखें तो क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री पर आके बैठता है जिससे जो स्नो है वो डिसलॉज हो जाती है. द क्रो डिसलॉजेस द स्नो ऑन द हेमलॉक ट्री विच फॉल्स ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इट ब्रिंग्स प्लेजर टू हिज माइंड विच अंटिल दैट मोमेंट वॉज इन टर्मोइल. बड़ी सिंपल सी पोएम है कि क्रो आके ट्री पे बैठा, उसके बैठने से स्नो जो है वो डिसलॉज हो गई. वो डिसलॉज होकर नीचे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुज़र रहे थे और वो स्नो जो है वो उनके ऊपर आकर गिरी. अब इस चीज़ से दुखी तो वो नहीं हुए बट उनको बहुत खुशी मिली. उनके मूड में अपलिफ्टमेंट हुआ और उनका मूड इस पॉइंट तक बड़ा उदास था, बड़े उनके दिल में उतार चढ़ाव चल रहे थे. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम. सो व्हेन द स्नो फेल ऑन हिम इट कम्प्लीटली चेंज हिज मूड. तो यहाँ पे कन्वेड है कि हाउ नेगेटिव थिंग्स कंबाइन टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव.
This poem is a very short poem of 8 lines. There are two stanzas. The first stanza is, "The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree." So he's trying to say that while he was walking by the hemlock tree, a crow on the tree dislodged snow, which fell on the poet. Now both the agents of nature, that is the crow and the hemlock tree, symbolize sadness, gloom and ill fortune. ये जो तीनों नेचर के ये जो दोनों नेचर के एजेंट्स हैं, दैट इज़ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही दुख, तकलीफ और हमारी बुरी किस्मत का प्रतीक बन जाते हैं. Third point is the snow falling on a person would normally cause discomfort, right? But ये जो snow थी जो पोएट के ऊपर गिरी, this was the dust of snow. Dust of snow मतलब पाउडरी थी and soft snow था, and this changed his mood, right? So the first stanza talks about what happened, and the second stanza stresses on how it changed his mood. So he says, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इसमें वो कह रहा है कि उसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पोएट दुखी होता, बट डस्ट गिरने से, स्नो की डस्ट गिरने से उसका जो रिएक्शन था वो दुखी और ग्लूमी नहीं हुआ, वो बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया. द पोएट्स रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इस पॉइंट तक द पोएट वॉज इन अ सैड एंड ग्लूमी मूड. स्नो गिरने से पहले वो बड़ा दुखी था, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो uplifted his heart and caused a change in his mood from sorrow to one of pleasure and happiness. बट जब स्नो उस पर गिरी तो उसका जो मन है वो अपलिफ्ट हुआ और उसका जो मूड है इट टर्न फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस. एंड द फ्रेज अ डे आई हैड ड्यूड, दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फ्रेज फॉर द स्टूडेंट्स. इसका मतलब है कि वो इस पल तक जिस दिन को अफसोस मना रहा था, ही वॉज रिग्रेटिंग द डे, राइट? To this point he was not having a good day. So the meaning is very clear. A day I had rued means एक ऐसा दिन जो अब तक मुझे जिसके होने पे ऐसा दिन चढ़ा था कि हर काम उल्टा पड़ रहा था. This is the meaning of this phrase. So the gist of the poem is very clear. Gist का मतलब होता है सार. इस पोएम में आखिर में हुआ क्या? सिंपल है. द हेमलॉक ट्री, द स्नो एंड द क्रो have negative associations, but the poet has used them beautifully to convey that inauspicious or negative things can combine to bring joy and happiness too. ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम अपशगुन मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, वो नेगेटिव ही हो. कई बार ये सारी चीज़ जुड़ के बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बन जाती है जो हमारे मन में बड़ी खुशी लेकर आते हैं. Lastly, the poem, has the gist. One must not lose hope or fall into depression, but move on with happiness as we never know what may happen the next moment. कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है अगले ही पल क्या हो जाएगा. So with this we come to the end of the poem. Let us study the literary devices. The first literary device, which is the favorite of all students, is alliteration. बट वो गलती कर देते हैं, वो repetition of the same word को alliteration मानते हैं, but this is wrong. Alliteration is the repetition of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected words. इस poem में alliteration is used in the lines has given my heart, the her sound in has and heart, and in the next line and saved some part. Saved में sir and some में sir. So that is where alliteration occurs. The next literary device is enjambment. Enjambment means when the same sentence continues on to the next line without the use of any punctuation marks. एक लाइन जब दूसरी लाइन में कंटिन्यू होती है एंड उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क ना आए, उसको रोकने के लिए, पॉज दिखाने के लिए, तब हम कहते हैं कि द लिटरेरी डिवाइस enjambment हैज़ बीन यूज्ड. अब ये पूरी ही पोएम
is written in the enjambment device. इसमें कोई भी pause नहीं है. It is one complete thought throughout the poem. The third literary device used over here is imagery. Imagery का मतलब होता है when something appeals to a sense of smell, sight, taste, touch और hearing. जब हमारी ये 5 सेंस ऑर्गन्स को कोई चीज़ छू जाती है, उस चीज़ को एक्टिव कर देती है, देन वी से दैट इमेजरी हैज़ बीन यूज. तो यहाँ पे विजुअल इमेजेस ऑफ अ स्नो कवर्ड hemlock tree is there, and the way that the crow is sitting on the tree, how it dislodges the snow. So these create an image in our mind. The last point is the rhyme scheme of this poem. पोएम की राइम स्कीम अगर हम देखें तो इट इज़ ए बी एंड सी डी, बट एक्चुअल में राइम स्कीम पोएम की नहीं होती है. इट इज़ ऑलवेज ऑफ द स्टैंजा, because the poem may sometimes be divided into 4 lines, sometimes it is a combination of 4 and 6, so it is always the rhyme scheme of the stanza. But anyways, if you want to see the the general vision जो लोगों का है, तो पोएम की राइम स्कीम इज ए बी और एंड सी डी फॉर द सेकेंड स्टैंजा. अब ये राइम स्कीम कैसे बनाते हैं? वी टेक द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन and see with the which word it rhymes with. Now crow is rhyming with snow. तो crow को हमने a दिया है, तो snow को भी हम a ही दे रहे हैं. Second line में me है which is rhyming with tree. It doesn't rhyme with any other word. तो हम me और tree को same alphabet b दे रहे हैं. Similarly heart and part do not rhyme with any other word. तो उनको हमने c दिया है. उसके बाद आता है mood, which again doesn't rhyme with any other word other than rude. तो mood और rude को हमने D दिया है. Therefore the rhyme scheme is A B C D. So with this I come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications, as I'm going to come up with several videos which will help you to revise and achieve your desired grades in the forthcoming board examination. Thank you so much for watching.